कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने की करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए किसान भाइयों, इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार और लेते हैं कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। दुधारू मवेशी वितरण योजना के तहत पशुपालकों से आवेदन आमंत्रित। पशुओं को रोग से बचाने के लिए क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला में करें संपर्क। और ग्लेडियोलस फूल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं एटत वंडर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में बैंक ऋण सह सरकारी अनुदान पर ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों से दुधारू मवेशी वितरण योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस योजना के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय खूंटी से आवेदन निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधि मुखिया से अनुशंसा कराकर 20 अगस्त तक जिला गव्य विकास कार्यालय खूंटी में जमा करें। थनैला दुधारू पशुओं, मुख्यतः गाय, भैंस एवं बकरियों में होने वाले एक प्रकार की छूत की बीमारी है, जो कि बैक्टीरिया, गंदगी एवं पशुओं के रखरखाव के कुप्रबंध के कारण फैलती है। इस रोग में आयन एवं थन प्रभावित होता है। इसमें आयन सूजकर कड़ा हो जाता है, दूध पतला हो जाता है एवं कभी कभी दूध का रंग लाल हो जाता है और दूध सूख जाता है। पशुओं में यदि ये लक्षण दिखाई दे तो शीघ्र निकटतम पशु चिकित्सक को सूचित कर समुचित इलाज करवाएं। साथ ही दूध का नमूना जांच के लिए पशु चिकित्सक के माध्यम से क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला या पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान कांके रांची में भेजें। दलहनी फसल उड़द में सबसे अधिक भुआ पिल्लू लगने का खतरा रहता है। किसान भाई इस कीट के रोकथाम के लिए इंडोक्सा कार्ब दवा 1% या क्लोरपारीफास 1.5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। दलहनी फसल उड़द की बेहतर पैदावार के लिए भुआ पिल्लू से बचाव करना जरूरी है। भुआ पिल्लू एक साथ 50 से 100 की संख्या में एक पौधा से दूसरे पौधा में घूमता है और पत्तियों को खा जाता है। इससे पौधों का बढ़वार रुक जाता है और पौधों में फल नहीं लगता है। उड़द में सबसे ज्यादा लगने वाले मुख्य कीट हमारे जो है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं भुआ पिल्लू, जो रेंगने वाला कीड़ा होते हैं, एक पौधा से दूसरे पौधा में दबती है और ये एक संख्या बहुत ज्यादा संख्या में रहती है, 100 की संख्या, 50 की संख्या में रहती है। जो जब एक तो उसका जब मूवमेंट शुरू होता है तो एक साइड में घूमती है, पूरे पौधे का पत्ता को चढ़ जाती है, जिसके पौधा में फल नहीं बनता है, बढ़ना शुरू बंद हो जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए हम लोग इंडोक्सा कार्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 1% का इसके घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद क्लोरोपाइरिफॉस का हम लोग जो बाजार में मिलती है, उसका भी 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। ग्लेडियोलस फूल की खेती के लिए 1.6 लाख कंद प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए डबल कैंडीमैन, एटथ वंडर, अमेरिकी ब्यूटी, जैक्सनविले गोल्ड, जेस्टर हर मेजेस्टी, व्हाइट प्रॉस्पेरिटी, सिंगल साल्विया लगाएं। ग्लेडियोलस फूल की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी, जो कि जीवांश युक्त हो और जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, जिसका pH 7 के आसपास हो, उपयुक्त है। कंदों को कैप्टान या बेबिस्टान 2% के घोल में 30 मिनट डुबोने के बाद 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में लगाएं। किसान भाई टांड जमीन में फसल की निकौनी के लिए ड्राईलैंड वीडर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है।
आज की विशेष जानकारी है भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट के नियंत्रण के बारे में। किसान भाई भिंडी फसल लगाने के लिए 30 से 35 दिन बाद अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा फिलोनिस 1 से 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। साप्ताहिक अंतराल पर ऐसा 4-5 बार करें। इससे भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति चाईबासा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2200 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2180 रुपए से 2550 रुपए, गेहूं 1950 रुपए से 2300 रुपए, दाल अरहर 11500 रुपए से 12500 रुपए, दाल मसूर 8200 रुपए से 8500 रुपए, दाल चना 8700 रुपए से 8900 रुपए, सरसों तेल 10,300 रुपए से 10,800 रुपए, चीनी 4000 रुपए से 4300 रुपए, आलू 2200 रुपए से 2400 रुपए और प्याज 1500 रुपए से 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी मिली। मौसम के बारे में जाना, मंडी के भाव के बारे में जाना और खेती बाड़ी के बारे में भी आपको जानकारी मिली। किसान भाइयों, जानकारी हमारे पास और भी है, लेकिन अभी वक्त चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, हम तुरंत हाजिर होते हैं। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे नक्सल प्रभावित क्षेत्र जिला खूंटी की। जी हाँ किसान भाइयों, आज आपको एक ऐसे सफल किसान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है मगन मुंडा जी। ये समेकित कृषि प्रणाली को अपना करके आज इतना अच्छा कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो आइए किसान भाइयों, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि क्या कुछ करना पड़ा, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है एक सफल किसान होने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं वृत्त चित्र के माध्यम से और लाभ उठाते हैं। इंसान के अंदर अगर लगन हो, दृढ़ निश्चय हो, तो वो बड़ी से बड़ी समस्या का निदान ढूंढ लेता है। ऐसी ही भीषण समस्याओं से निदान पाया है झारखंड राज्य के खूंटी जिले के गुड्डीगढ़ गांव के मगन मुंडा ने।
इन्होंने कृषि के माध्यम से न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ की है, बल्कि गांव की भी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को पूरी तरह बदल दी है। पहले यहाँ के किसानों की स्थिति इतनी दयनीय थी कि वे गुजर बसर के लिए मजदूरी किया करते थे। खेती के नाम पर धान यहाँ की मुख्य फसल हुआ करती थी, जिससे 5 से 6 महीने का गुजारा मुश्किल से होता था। यहाँ के बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते थे। गांव में अशिक्षा का घोर अंधकार था, परंतु मगन मुंडा के प्रयासों ने यहाँ की पूरी तस्वीर ही बदल दी। इसमें उनका साथ दिया रांची स्थित रामकृष्ण मिशन ने। रामकृष्ण मिशन के सहयोग से उन्हें तकनीकी ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्नत वैरायटी के बीज मिले, जिससे उनकी पैदावार में वृद्धि हुई और धीरे धीरे ये आत्मनिर्भर बने। शुरुआती दौर जो हम लोगों का था उससे पहले की बात है। यहाँ खेती में लोग आत्मनिर्भर नहीं थे। यहाँ लोग जैसे तैसे जोत कोड़ करके लोग बुन देते थे और उसमें खरपतवार है बहुत ज़्यादा निकल जाता था, जिससे अनाज हमें बहुत कम प्राप्त होता था, जो कि 4-5 महीने ही हमारा खाने के लिए होता था। लेकिन रामकृष्ण मिशन से जुड़ने के बाद है वहाँ से एक तकनीकी ज्ञान है, उन्नत वैरायटी है, ये सब मिलने के वहाँ से उपलब्ध हमें कराया गया और इससे हमारी जो पैदावार है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है और आज हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं इस गांव के किसान। रामकृष्ण मिशन से इनका जुड़ाव 1984 से हुआ। इसके बाद यहाँ के लोग सिर्फ धान तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि गेहूं की भी उपज लेने लगे। इसके साथ साथ वे विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी उगाने लगे। इससे इनकी आमदनी में काफी वृद्धि होने लगी। दिव्यांग से जुड़ाव है 1984 में वहाँ से हुआ, तो यहाँ का जो गरीबी को देखते हुए हमारे मन में आया कि नहीं, वहाँ कृषि की शिक्षा दी जाती है, कृषि के क्षेत्र में हमारी उन्नति होगी। तो इस तरह का हमारे अंदर विचार आया, इस गांव के लोगों के अंदर विचार आया, तो सभी का सामूहिक सहमति से, सर्वसम्मति से ही हम लोग उसमें जुड़ने का फैसला किया। लेकिन इस क्षेत्र में आज तक हमें फ़ायदा ही है और सिर्फ हम यहाँ धान नहीं, इसके अलावा गेहूं की खेती होती है, सब्जी की खेती होती है, मटर हुआ, फ्रेंच बीन हो गया, भिंडी हो गया, आलू हो गया, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बहुत सारी सब्जियां होती है यहाँ पर। बरसाती टमाटर जो है इस क्षेत्र में हमारा ही देन है, जो कि केंद्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो पलांडू में है, वहाँ से अच्छी वैरायटी ला करके हम लोगों ने यहाँ उसका शुरुआत की है, जिससे काफ़ी लोगों ने उसमें पैसा कमाया, जिसके चलते इस क्षेत्र में सब्जी की खेती में काफ़ी तेज़ी से विस्तार हुआ। अभी बाज़ार में देखिएगा तो जहाँ तहाँ आपको गुटीगड़ा का सब्जी या तो अगल बगल के गाँव का सब्जी आपको नज़र आएगा। जब वो रामकृष्ण मिशन से जुड़ रहे थे तो उस समय उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग उन्हें गाँव से बाहर करने तक की धमकी देते थे, परंतु इसके बावजूद उन्होंने संगठन बनाया और रामकृष्ण मिशन से जुड़े। इसकी वजह से वो आज तक प्रगति कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें इसका सामना करना पड़ा। बहुत लोग इसमें बाधाएं डाल रहे थे, हमको बरगला रहे थे कि आप इसमें काहे जुड़ रहे हैं, आपको वनवासी बनाया जाएगा, इस तरह आपको गांव से भगा दिया जाएगा। और यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन हम लोग कुछ लोगों के सहयोग से है उस पर भी मैंने अंकुश लगा दिए और गांव वाले को पुनः समझा बुझा करके फिर संगठन में जुड़े रहने के लिए हम लोगों ने सलाह दिया और लोग मान लिए। मगन मुंडा ने खेती में जैविक खेती की अहमियत को पहचाना है और अपनी खेती को बढ़ाने के लिए जैविक खेती की ओर रुख किया है। इससे फसलों की न सिर्फ गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि इसमें रासायनिक खेती की तुलना में खर्च भी कम पड़ता है। क्योंकि यहाँ रासायनिक खाद से काफ़ी खेती हो चुकी है, उसमें रोग भी जबरदस्त लगता है और उसका नियंत्रण भी इतना आसान नहीं है। और फिर जैविक खेती करके हम लोगों ने पाया कि उसमें रोग उतना लगता नहीं है और उसको अगर दवा नहीं भी देते हैं तो उसमें उसको उससे लड़ने का उसमें क्षमता रहता है फसल में। तो इसीलिए मैंने गांव वाले का ये अभी ये इच्छा है कि हम लोग जैविक की तरफ ही लौटे और अभी शुरुआत हम लोग कर दिया है।
जब तक मगन मुंडा रामकृष्ण मिशन से नहीं जुड़े थे, तब तक गांव में सिंचाई की व्यवस्था नगण्य थी। गांव के लोग किसी तरह डोभा बनाकर सिंचाई किया करते थे। रामकृष्ण मिशन से जुड़ने के बाद यहाँ 36 कूपों का सफलतापूर्वक निर्माण हुआ। इतना ही नहीं, गांव वालों ने श्रमदान से तालाब का निर्माण किया, जिसकी वजह से इन्हें सिंचाई की समस्या से राहत मिली। कुछ डोभा टाइप का हम लोग कोड़ करके, जिसमें थोड़ा बहुत आलू होता था, सिर्फ जाड़े के मौसम, ठंडे के दिनों में। उसके अलावा और कोई सब्जी नहीं होती थी। लेकिन रामकृष्ण मिशन से जुड़ने के बाद यहाँ एक साथ हम लोगों ने 36 कूप का निर्माण किया और उसको तैयार करने में हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसको कि इस गांव का एक संगठन है, एकजुटता के चलते उस 36 कूप को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा किया, तैयार किया। और उस कूप की सहायता से अभी इरिगेशन का, सिंचाई का हमें कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा बहुत हमें उसके बाद भी दिक्कत हुआ, जिसको पूरा करने के लिए यहाँ एक तालाब है। इसका पूरे ग्रामवासियों का सहयोग से हम लोगों ने इस तालाब का निर्माण किया, जिसमें सरकार का एक पैसा भी खर्चा नहीं हुआ, चाहे कोई संस्था का एक पैसा भी खर्चा नहीं हुआ। तो इसको हम लोगों ने श्रमदान से पूरा किया। मगन मुंडा को रामकृष्ण मिशन का सहयोग तो मिला ही, साथ ही साथ उन्हें ट्रैक्टर खरीदने तथा कूप निर्माण के लिए सरकार की भी सहायता मिली। जैसे कि एक ट्रैक्टर है, वो सरकार के द्वारा हमें दिया गया है मेसो से। उसमें दिव्यांग का सहयोग रहा है उसको दिलवाने में। इसी तरीके से और भी है, सिंचाई कूप का भी है। तो जैसे मनरेगा हुआ, उसके तहत भी हम लोगों ने सिंचाई कूप का निर्माण किया है। तो और इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं हैं। मगन मुंडा ने रामकृष्ण मिशन से प्रशिक्षण लेने के बाद खेती में नई तकनीक का प्रयोग किया। पहले वो एक ही तरह का धान लगाया करते थे, परंतु नई तकनीक का उपयोग कर वो हर साल धान की वैरायटी में परिवर्तन कर देते हैं। इससे उनकी उपज में वृद्धि हो जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने खेतों में दलहनी फसलों को भी लगाना शुरू कर दिया है। 1984 के पहले जो था आपका, एक ही धान को लोग हमेशा लगाते आ रहे थे, उसमें उसको कभी बदलता नहीं था। अभी होता क्या है कि देहाती धान भी अगर हम लगा रहे हैं तो इन साल दूसरा धान हम लगाएंगे, अगला साल फिर दूसरा धान लगाएंगे, तीसरा। इससे उपज में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो ये जो बीज है, एक तो उसकी वैरायटी ठीक होनी चाहिए, और दूसरी बात है देसी धान होने पर भी वो हर साल उसमें चेंज करना है, इससे उपज में बढ़ोतरी हो जाती है। मगर मुंडा जहां एक और धान, सब्जी, दलहनी फसल, गेहूं आदि अपने खेतों में उगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वो लाह की खेती भी कर रहे हैं। इससे उन्हें साल में 60 से 70 हजार रुपए की आमदनी अतिरिक्त हो जाती है। इसके लिए हमने खुद मक्का की खेती की है, और उसके साथ साथ हमने अरहर उसमें लगा दिया है, जो कि मक्का के होने के बाद हमें प्राप्त होगा। तो इसके लिए भी यहाँ पूरे गांव में अभी जितने लोग भी मक्का लगाए हुए हैं, उसका खेत में मक्के के साथ अरहर की खेती हो चुकी है। तो इस क्षेत्र में भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। और इसके अलावा यहाँ चने की खेती होती है, उड़द की खेती होती है, मूंग की खेती होती है। तो पहले संभव नहीं था, पहले ये सब नहीं होता था। उड़द होता था, लेकिन अभी जितना बड़े पैमाने पर होता है उतना पहले वैज्ञानिक तरीके से होता है, वैसा पहले नहीं होता था। मगर मुंडा जब तक रामकृष्ण मिशन से नहीं जुड़े थे, तब तक गांव की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। यहाँ के किसान मजदूरी कर गुजारा करते थे। गरीबी और सामाजिक स्थिति ऐसी थी कि लोग अपनी बेटियों की शादी तक इस गांव में नहीं करना चाहते थे। परंतु रामकृष्ण मिशन से जुड़ने के बाद धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरी। 1984 के पहले जब कोई ये तकनीकी शिक्षा हमें नहीं मिली थी, उस समय की बात है। यहाँ बहुत गरीबी थी और साल भर यहाँ पूरता नहीं था। मुश्किल से 3 से 4 महीना खाने के लिए होता था अनाज, और बाकी महीनों के लिए हमें एक तो कटहल और दूसरा है मुरहूम में जाकर के हम लोग मेहनत मजदूरी करते थे।
और उसी से हम लोगों का जीविका चलता था। और यहाँ आसपास के लोग ये भी कहते थे कि यहाँ अपना बेटियों को शादी नहीं देंगे, चूँकि यहाँ के लोग, हाँ, इस गांव के लोग हैं बहुत गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ है नहीं, तो उनको अपना बेटी भी शादी नहीं देंगे, इस तरह लोग कहते थे। लेकिन 1984 के बाद है इधर, जब से हम लोगों का रामकृष्ण से जुड़ाव हो गया, उसके बाद यहाँ दिनों दिन हम लोगों का स्थिति है सुधार होते गया। खाद्यान्न के मामले में, चाहे तो रुपए पैसा के मामले में हम लोगों का स्थिति हमेशा सुधरते गया। समाज के विकास के लिए मगन मुंडा ने अन्य लोगों को जोड़कर रात्रि पाठशाला की शुरुआत की। यहाँ शिक्षा के साथ साथ बच्चों को मानवीय मूल्यों का पाठ भी पढ़ाया जाता है। इसकी बदौलत आज गांव के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। गरीबी थी, लेकिन हमारे यहाँ है नौजवान लोग कुछ थे पढ़े लिखे, कोई इंटर, कोई 7वां, कोई 8वां, कोई ग्रेजुएट तो थे ही नहीं, लेकिन सभी का कोशिश से हम लोगों ने यहाँ रात्रि पाठशाला का शुरुआत किया, जिसके माध्यम से यहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का हम लोगों ने शुरुआत किया। और यहाँ मानवीय मूल्य जो है वो हमेशा बच्चों को देने का प्रयास किया, और उसी के बदौलत आज यहाँ बदलाव आया है। आज यहाँ मैट्रिक पास है, ग्रेजुएट हैं और अभी शिक्षा प्राप्त कर ही रहे हैं। अभी बहुत आगे जाना है, बच्चों को ले जाना है। बच्चे गलत रास्ते की ओर भटक न जाएं, इसके लिए चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। बच्चों को महापुरुषों की जीवनी से अवगत करा रहे हैं। यही वजह है कि ये गांव आज भी नक्सलवाद के प्रभाव से मुक्त है। सर देखिए, यहाँ एक तरह से कहा जाए तो टीम वर्क होता है, एक टीम के द्वारा होता है। तो यहाँ हम लोग है पूरा कोशिश करते हैं कि संस्कार उसी तरह कर दें कि मैंने गलत लाइन पे बच्चा ना जाए। और ये जैसे महापुरुष हुए, जैसे विवेकानंद जी हैं, तो वैसे वैसे महापुरुषों का जो जीवनी है उनसे बच्चों को अवगत कराते हैं, और उसी के रास्ते पर चलने के लिए हम प्रेरित करते हैं। मगन मुंडा के प्रयासों से गांव के अन्य किसान भी लाभान्वित हुए हैं। सीनू मुंडा बताते हैं कि खेती के माध्यम से वो आज अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। उनके छोटे बच्चे का चयन नेशनल हॉकी टीम में हुआ है। पहले तो सब बोन देता था इस सब खेत में, जैसे तैसे जोत के पूरा बूढ़ा सब बोन देता था, और इतना घास हो जाता है कि बहुत कम हम लोग को अनाज मिलता। अभी तो उसके बाद धीरे धीरे मिशन से जुड़ने के बाद अभी तो नहीं के बराबर हम लोग बुनते हैं, सब रोपा लगाते हैं। तो पहले साल में कितना फसल निकालते थे? उतना तो हम भी ध्यान नहीं दिए, लेकिन बहुत कम। हम लोग को 6 महीना भी मुश्किल से खाने के लिए नहीं होता। तो बाकी 6 महीने का खर्चा कैसे? इधर उधर से प्राय बहुत लोग मुरू मजदूरी करने जाते थे, घर से। मगन मुंडा ने गांव की प्रगति के लिए अपना सारा जीवन इस दिशा में लगा दिया है। उन्होंने गांव के लोगों को प्रोत्साहित किया है। यही वजह है कि आज आसपास के गांव वाले भी उनके मार्गदर्शन पर काम कर रहे हैं। इस दिशा में काम करने के लिए भूतपूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया। कृषि के लिए प्रोत्साहित किया गया। खुद आपका हम लोग अपना माध्यम से किसानों को अपना खेत में जाकर समझाए और बताए, और अपना हाथ से किया, और उन लोग को विश्वास जग गया। तो फिर आस्ते आस्ते करते ये लोग अभी आज जो स्थिति है आज हमको देखने को मिल रहा है। इस तरह से मगन मुंडा ने समस्याओं से जूझ रहे अपने गांव में प्रगति का अलग जगाने का कार्य किया है। आषाढ़ सावन भदोरे नाना बाबा बियाना दोती दोलांग देगो दोती दोलांग देगो सेनवालांग रोआना लाते ओहोरे भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश में घने बादल रहेंगे। हवा उत्तर पश्चिम की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी।
आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बीस से 25 दिन पहले रोपे गए मड़ुआ फसल से खर पतवार निकालने के बाद यूरिया का भुरकाव 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करें। जो किसान भाई धान फसल की रोपा कर चुके हैं वो खेत में पानी बनाए रखने के लिए खेत के मेड़ों को दुरुस्त रखें। देखा किसान भाइयों, जानकारी छोटी थी लेकिन महत्वपूर्ण थी। तो चलिए किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है हमें आपसे विदा लेने का। लेकिन विदा लेने से पहले हम आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि कृषि से संबंधित कोई भी समस्या हो और कृषि को और भी बेहतरीन आपके लिए हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए कोई सुझाव हो तो हमें हमारे इस पते पर ज़रूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातुर रोड, रांची। 3 संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में और महत्वपूर्ण जानकारियों से हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।